हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्फ क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता होगा, हम लोग पिछली क्लास में वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर को स्टार्ट किए थे। इसमें हम आपको बेसिक्स ऑफ नंबर्स जैसे क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, ये मैंने आपको बताया था ये क्या होता है। पूर्ण संख्या ये क्या होता है, ये मैंने भी आपको बताया था। फिर मैंने आपको पूर्णांक बताया था, पूर्णांक क्या होता है। फिर मैंने आपको परिमेय संख्या क्या होता है ये बताया था। लास्ट में हम लोग अपरिमेय संख्या क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस किए थे। तो हम लोग पिछली क्लास में क्या क्या पढ़े उसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। हम लोग वास्तविक संख्या क्या होता है उसका डेफिनेशन को समझे थे, नंबर लाइन क्या होता है वो भी समझे थे, और नंबर लाइन में कौन कौन से नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसको दर्शा सकते हैं, वो हम लोग अच्छी तरीके से को हम लोग पढ़े थे। फिर नंबर सिस्टम है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस किए थे। फिर हम लोग वास्तविक संख्या को किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, परिमेय प्लस अपरिमेय के दोनों के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। फिर हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेय को हम लोग पढ़े थे, जिसमें a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना होता है, जहाँ a क्या होता है, a होता है भाज्य, b होता है भाजक, q होता है आपका भागफल, और r होता है आपका शेषफल। और आपका r जो है रिमाइंडर, ये हमेशा बड़ा होना चाहिए या जीरो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो b जो होना चाहिए भाजक, भाजक हमेशा बड़ा ही होना चाहिए जीरो से, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो से हमेशा बड़ा होना चाहिए। और आर जीरो भी आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके कुछ स्टेप्स मैंने आपको बताया था इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फिर हम लोग दृष्टि दृष्टि व्याख्या मतलब विजुअल एक्सप्लेनेशन किए थे हम लोग कि इसको हम लोग कैसे समझने के लिए। फिर उदाहरण मैंने आपको कुछ कराया था, ये सारे आपके उदाहरण हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, उम्मीद है आपको क्वेश्चन कर लिए होंगे। चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं एचसीएफ ज्ञात करना। सबसे पहले एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्धक, ठीक है। इसके भी जो यहाँ आपका लिखा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके भी निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ हम लोग कौन सा यूक्लिड एल्गोरिथम वाला मेथड से पढ़ेंगे। इसका और भी मेथड होता है, इसका गुणनखंड वाला भी मेथड होता है। तो एचसीएफ हम लोग कहते किसको हैं पहले वो समझ लेते हैं। एचसीएफ तो हम लोग आप लोग देखे होंगे कि एचसीएफ बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्ट एचसीएफ निकालते हैं, लेकिन उसको पूछिएगा एचसीएफ क्या होता है वो नहीं बता पाएंगे। तो एचसीएफ आखिर होता क्या है। मान लेते हैं कोई एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, तो हमें एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना है। बड़ी से बड़ी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बड़ी से बड़ी जो इसको भी पूरा भाग दे दे और इसको भी पूरा भाग दे दे, उसी को हम कहते हैं, उसी को कहते हैं हम एचसीएफ। कितना इजी है। यानी मैं अगर कह दूं यहाँ क्या है, यहाँ बाढ़ है और यहाँ तो दो नंबर है, हमको इसका एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग मेथड के थ्रू से तो हम लोग निकाल लेते हैं, मेथड लगा के हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन अगर मैं इसका रियल मीनिंग पूछूं तो 12 और 16 का एचसीएफ निकालते हैं तो वो क्या होता है, यानी एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इस 12 को भी आसानी से भाग देते और 16 से भी, और वो संख्या क्या होना चाहिए, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी मतलब सबसे बड़ी। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी भाग देते इसको भी। तो हमें सबसे पहले क्या देखेंगे, एक एक तो भाग देता है इसको भी, इसको भी, दो इसको भी देता है, इसको भी, तीन तीन इसको देता है लेकिन इसको नहीं देता है, चार चार इसको भी देता है, इसको भी देता है, अभी तक हमारे पास चार है। पांच इसको करेगा, न इसको करेगा, छह भी नहीं करेगा, तो हमारा बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, वो चार हो जाएगा। चार ही हमारा क्या हो जाएगा इस 12 और 16 का एचसीएफ। गॉट माय पॉइंट। चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दो या
दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या है जो उन सभी को क्या करे, पूर्णतः यानी कंप्लीटली विभाजित कर दे, यानी डिवाइड कर दे। यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का अगर हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो वो एचसीएफ क्या होता है, एक ऐसी नंबर, एक बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो क्या करते हैं, जिनका हमें एचसीएफ निकालना होता है, उन सारे को क्या करे, पूर्णतः यानी कंप्लीटली डिवाइड कर दे। क्लियर। अब इसका क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रक्रिया होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। मान ले दो नंबर दिया हुआ है तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। मान लेते हैं ए क्या है, ये बड़ा नंबर है, ए और बी दो नंबर है, दो नंबर का हम लोग पहले सीख रहे हैं। और बी क्या है, बी छोटा है। इसको सिंबल से क्या लिख सकते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, ये लिख सकते हैं। अब ये हमें ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में इसको लिखना है। एक दो नंबर होगा तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ये बात ठीक है। अब उसमें जो बड़ा होगा उसको हम लोग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में इस तरह लिख देंगे। इस तरह लिखने से अगर रिमाइंडर, मैं इसको ब्लैंक साइड, ब्लैंक स्क्रीन पे समझा देता हूँ। हमें क्या करना है, दो नंबर लेना है। मान लेते हैं ए और बी क्या है, दो नंबर है, जहाँ क्या है, ए बड़ा है बी छोटा है। ठीक है, ए बड़ा है और बी छोटा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख देना है। कैसे लिखना है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हमें इसको लिख देना है। ठीक है, इस तरह लिख देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, इफ, अगर, अगर ये r का मान 0 आ जाए, इस तरह लिखने पर अगर r 0 आ जाता है तो b ही हमारा एचसीएफ होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए और बी दो नंबर है जिसमें ए है बड़ा है और बी छोटा है। उसको हम लोग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो पिछले मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, उसके फॉर्म में हम लोग लिखेंगे उसको। उस फॉर्म में लिखने के बाद अगर हमारा ये वाला आर, ये आर अगर 0 आ जाता है, ये आर का वैल्यू अगर 0 आ जाता है, तो जो हमारा ये वाला बी होगा ये इसका क्या होगा, ये इसका एचसीएफ होगा। अगर आर 0 आए तब। अगर आर 0 नहीं आए तब क्या होगा, आर 0 नहीं आए तो हम लोग पहला स्टेप क्या था, स्टेप वन क्या था हमारा पहला स्टेप, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखना है। अगर आर 0 नहीं आता है तब फिर हमें क्या करना है, हम इस बी को यहाँ ए बना देंगे, ये वाला बी है, इस बी को यहाँ हम लोग A1 बना देंगे, ये बना देंगे, इस बी को यहाँ लिख देंगे। इसको लिखेंगे फिर B1 Q प्लस प्लस Q1 प्लस R1। फिर अगर R1 जीरो, ये वाला रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा ये वाला आंसर होगा। नहीं तो इस तरह के हम लोग प्रोसेस को चलाते रहेंगे जब तक ये R हमारा 0 ना आ जाए। गॉट माई पॉइंट। फिर भी अगर R 0 नहीं आता, हम यहाँ A2 ले लेंगे, ये वाले B1 को हम लोग यहाँ बैठा देंगे, इसको यहाँ खिसका देंगे। मैं एग्जाम्पल लूंगा, खुद समझ आ जाएगा। इसको हम लोग B2 यहाँ ले लेंगे, यहाँ Q2 ले लेंगे, फिर यहाँ R2। यहाँ R2 0 आ गया तो हमारा ये वाला आंसर होगा। अगर R2 0 नहीं आता फिर इस हम लोग इस B2 को यहाँ लेके आएंगे, यहाँ इस B2 को यहाँ लाएंगे तो A2 बन जाएगा। और यहाँ B3 Q3 प्लस R3, इस तरह से। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग तब अच्छी तरह समझ लेंगे। अगर R 0 आता है तो जो हमारा B होता है वही हमारा आंसर होता है। अगर R 0 नहीं आता है तब हमारा B A बन जाता है और R B बन जाता है। और इसी को तब तक हमें दोहराते रहना है जब तक हमारा R 0 ना आ जाए। जैसे एक क्वेश्चन क्या है, 135 और 225। इस क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं तो आसानी से समझ में आएगा। 135 और 225। क्वेश्चन क्या है हमारा, 135
और 225, यही था। हमें क्या करना है, ये हम एक ए माने थे, एक बी माने थे, मान लेते हैं हम ये ए है और ये बी है, क्योंकि ए हम बड़ा माने थे, ए इज ग्रेटर देन बी, इस तरह माने थे ना कि ए बड़ा है, तो ए हम मान लेते हैं 225 को, बी मान लेते हैं हम 135 को। तो ए बराबर हमें क्या लिखना, किस फॉर्म में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में हमें लिखना है। समझे बात? तो 225 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 225 को जब हम लोग 135 से भाग देंगे, 135 एक बार ही चलेगा, 0 9, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 135 गुना 1 प्लस 90। क्या शेषफल हमारा 0 आया? नहीं आया। शेषफल 0 नहीं आया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस ये वाला जो यहाँ से 35 है, इस 35 को लाके यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। और ये वाला जो 90 है, 90 हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, एक स्टेप ये वाला आगे आ जाएगा। अब 90 का से भाग देंगे हम 135 को, ये भी एक बार में ही चलेगा, तो 90 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 45। 90 तो इसको हम लोग 135 कर सकते हैं, 90 गुना 1 प्लस 45। अब भी क्या शेषफल 0 आया? शेषफल अब भी 0 नहीं आया, तो फिर इस 90 को हम लोग क्या करेंगे, इस 90 को यहाँ लेके आ जाएंगे और इस 45 को यहाँ लेके आ जाएंगे, जब तक ये 0 नहीं आ जाए इस प्रोसेस को चलाते रहना। अब 45 गुना 2 करेंगे कितना, 90 हो जाएगा प्लस 0। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब अगर हमारा रिमाइंडर जब 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया, ये जो हमारा होता है यहाँ, ये जो बी होता है, ये हमारा एस होता है, एस बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 45। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? इससे आसान भाषा में को कहीं समझ में नहीं आएगा। क्लियर? वही चीज यहाँ क्या क्या है, 225 है, 225 है और कितना है, 135। 225 को 135 गुना 1 प्लस 90 लिखा है, इस 35 को यहाँ लेके आ गया है, फिर इस 90 को यहाँ लेके आया, 90 गुना 1 प्लस 45 करेंगे तो 135 आ जाएगा। फिर भी यहाँ 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, इस 90 को यहाँ लेके आ जाएंगे और इस 45 को यहाँ लेके आ जाएंगे, फिर 45 गुना 2 करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। जब हमारा अगर शेषफल 0 आ गया तो यही वाला हमारा क्या होता है, ये वाला हमारा एचसीएफ कहलाता है, जो कि आपका 45 है जो आंसर होगा। क्लियर? एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर आपको अच्छे तरह समझ में आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 867 और 255। 867 और 255, यही तो है। अब हमें क्या करना है, ये हम बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको हम लोग बी मानते हैं। हमें किस फॉर्म में लिखना है, हमें स्टार्टिंग में लिखना है फॉर्म ए इक्वल टू, इसी फॉर्म में लिखना है जब तक हमारा आर 0 नहीं आ जाए। ये कितना है, 867 बराबर, अब 867 को हम लोग 255 से भाग दे देते हैं, 4 बार तो चलेगा नहीं, 3 बार चलेगा। तो हम लोग जब 255 को 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 3 पंचे 15, हासिल 1, 3 पंचे 15 और 16 का 6, हासिल 1, 3 दिन 6 7, यहाँ आ जाएगा 2 0 1, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 255 गुना 3 प्लस ये वाला शेषफल 102, ठीक है। शेषफल 0 आया, शेषफल 0 है, नहीं आया, तो फिर इस वाले ये वाला जो 255 है, इसको लाके हम लोग यहाँ बैठा देंगे, और ये वाला 102 है, इस 102 को हम लोग लाके यहाँ बैठा देंगे। अब इस 255 को 102 से भाग देंगे, 102 दूनी 204, 5 से 4 गया 1, 5 से 0 गया 5, यानी 51। 102 को हम लोग 2 से गुना करेंगे, फिर जोड़ में 51 लिखेंगे, 102 गुना 2
जोड़ 51। अब भी क्या शेषफल 0 या नहीं आया, अब इस 102 को हम लोग यहाँ लिख देंगे, इस 51 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब इस 102 को हम लोग 51 से भाग देंगे, 51 दूनी 102। अब हमारा शेषफल 0 आ गया। इसको लिखेंगे 51 दूनी और शेषफल हमारा कितना है 0 है। शेषफल 0 आ गया तो ये वाला जो हमारा होता है यही होता है हमारा एचसीएफ। ये होगा हमारा एचसीएफ कितना है, एचसीएफ बराबर 51। ये होगा हमारा आंसर। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम वही प्रोसेस है, लास्ट में इसका आंसर है कितना है 51। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। तीसरा क्या है 336 और 554। 336 और 554। ये दो नंबर, एक 336 554। हमें कौन सा फॉर्म में लिखना है, ये बड़ा है तो ए होगा, ये बी होगा। तो हमें फॉर्म सिर्फ हमें याद रखना है, फॉर्म कौन सा है, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। इस फॉर्म में हमें लिखना है, ठीक है। अब ए क्या है 554 बराबर, भागा किसे देना है, हमें बी से देना है, तो 554 को 336 से भाग देंगे। दो बार चलाएंगे तो 600 आ जाएगा, मतलब एक ही बार चलेगा ये। मैं आपके लिए इतना कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम 14 से 6 गया 8, ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आए, कहीं कोई डाउट नहीं रहे। 14 से 6 गया 8, 4 से 3 गया 1, 5 से 3 गया 2, 218 हमारा शेषफल है। शेषफल में कितना रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए, मतलब ये अगला स्टेप और भी जाएगा। 336 गुना 1, 336 गुना 1 जोड़ 218। शेषफल 0 नहीं आया, इस 336 को यहाँ लेके आ जाएंगे, इस 218 को यहाँ लेके आ जाएंगे शेषफल को। अब 218 को भाग देंगे, 336 को भाग देंगे 218 से। दो बार चलाएंगे तो 400 हो जाएगा, मतलब एक ही बार चलेगा 218। 16 से 8 गया 8, 2 से 1 गया 1, 3 से गया 1, यानी 118। 218 को 1 से गुना करेंगे तो 118 शेषफल रह जाएगा। शेषफल फिर 0 नहीं आया, तो ये वाला 218 यहाँ आ जाएगा, ये 118 यहाँ आ जाएगा। अब 218 को 118 से भाग देंगे, 118 कम 118, यहाँ भाग देंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। 118 गुना 1 118 प्लस 100 शेषफल वाला। फिर भी शेषफल हमारा 0 नहीं आया, तो ये वाला को हम लोग उठा के यहाँ आगे लेके आ जाएंगे, 118 बराबर, ये वाला 100 को हम लोग यहाँ लेके आ जाएंगे। 100 को हम लोग कितना से गुना करेंगे तो 118 होगा, 100 को 1 से गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा प्लस 18। फिर भी शेषफल 0 नहीं आया, तो ये वाला 100 को हम लोग यहाँ लेके आ जाएंगे, ये वाला 18 हम लोग यहाँ लेके आ जाएंगे। 18 5 90 होता है प्लस 10, इस तरह भाग दिएगा तो ऐसा ही आएगा। 100 को हम लोग क्या लिखें, 18 गुना 5 प्लस 10, ठीक है। फिर भी शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर अब इस 18 को हम लोग यहाँ लेके आ जाएंगे, इस 10 को हम लोग यहाँ लेके आ जाएंगे, 10 10 एक कम 10 प्लस 8, 18 ऐसे ही लिखेंगे ना। फिर भी शेषफल 0 नहीं आया, तो इसको हम लोग आगे लेके आ जाएंगे, 10 को यहाँ लेके आ जाएंगे। अब यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आगे आ जाएगा, 8 गुना 1 8 प्लस 2। फिर भी शेषफल 0 नहीं आया, फिर अब इस 8 को हम लोग यहाँ लेके आएंगे, इस 2 को हम लोग आगे लेके आ जाएंगे 2। अब 2 चौके 8 प्लस 0। अब शेषफल हमारा 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया, तो ये जो हमारा बी होता है, ये हमारा होता है एस सी एफ। एस सी एफ हमारा कितना हो गया 2। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए।
336 और 54। मैंने क्या लिया था कल? 500 मैंने कुछ ले लिया था। 336 और 54 के लिए फिर इसको सॉल्व कर लेते। 336 और 54 क्या था? 36 और 54। 336 को हम लोग क्या लिखेंगे? बड़ा ये है तो उसको ये ए होगा और ये बी होगा। 336 बराबर इसको 54 से भाग देते हैं। कितना बार चलेगा? 6 बार चलेगा। 6 चौक 24 का 4, हासिल 2, 6 5 30 और 2 32। 6 से 4 गया 2, 3 से 2 गया 1, 12। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 54 गुना 6 प्लस 12। 54 गुना 6 प्लस 12। अब सेक्सफुल जीरो आया? नहीं आया। सेक्सफुल जीरो नहीं आया तो ये वाले को हम लोग यहाँ ट्रांसफर करवाएंगे। ये हो जाएगा यहाँ 54 बराबर। सेक्सफुल जीरो नहीं आया तो 12 को हम लोग आगे किसका देंगे? अब 12 को हम लोग 54 को इस 12 से भाग देंगे। 12 चौक 48, यहाँ बचा कितना? 6। यानी 12 गुना 4 प्लस 6। 12 गुना 4 प्लस 6। 12 गुना 4 प्लस 6। अब भी सेक्सफुल जीरो नहीं आया तो फिर इस 12 को हम लोग आगे यहाँ खिसका देंगे। इस 6 को हम लोग आगे खिसका देंगे। अब 6 दूनी 12, पूरा पूरी कट गया, यानी यहाँ 0। तो हमारा जब भी सेक्सफुल जीरो आ जाता है, ये हमारा जो बी होता है ये हमारा आंसर होता है। ये हमारा एचसीएफ होता है। एच के बराबर कितना आ गया? 6 हो गया, जो हमारा आंसर। हम शायद उसको डिजिट दूसरा ले लिया होंगे, इसलिए आंसर 2 आया। तो ये आपका क्या है? ये आपका 6, ये आपका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम लोग थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं। हम लोग अब तक क्या क्या पढ़े उसको हम लोग रिकैप कर लेते हैं। हम लोग यूक्लिड डिवीजन परिमेय को पढ़ लिए, जिसमें मैंने इस एक फॉर्म बताया था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में उसको लिखते हैं। क्लियर? एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एल्गोरिदम के मेथड से हम लोग एचसीएफ क्या निकालते हैं, यानी बार बार हम उसको डिवाइड करते हैं जब तक हमारा क्या है, आर इक्वल टू 0 ना आ जाए। आर इक्वल टू जब 0 होता है तो बी वाला हमारा ये क्या होता है? हमारा एचसीएफ होता है। ये भी मैंने आपको बता दिया। और एक कंडीशन क्या बताया था कि रिमाइंडर रिमाइंडर क्या हो, वो बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है 0 के। यानी जब हमारा शेषफल होगा, आर जो होगा वो बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है 0 के। लेकिन जो बी होगा, जो विभाजक होगा, वो हमेशा हमेशा बड़ा होगा 0 से। जब आर 0 आ जाता है, एचसीएफ का वही उत्तर क्या होता है? बी वाला ही होता है, जो मैंने आपको यहाँ बताया कि बी एचसीएफ होता है, वही बात यहाँ लिखा हुआ है। और लगभग ये आपको परीक्षा में आपके 5 मार्क्स देता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के ये आपको 5 अंक देता है। तो ये आपके फ्री के 5 अंक है, इसको आपको नहीं गंवाना चाहिए। ठीक है? अब कह रहा है अंक गणित की मूलभूत परिमेय, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी अंक गणित की मूलभूत परिमेय। अब ये थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम ये कहता है कि एक से बड़ी जितनी भी संख्या है, चाहे वो 2 हो, 10 हो, 20 हो, 40 हो, 50 हो, कुछ भी हो, एक से बड़ा कोई भी एक नंबर हो, चाहे तो वो क्या होगा? चाहे तो वो अभाज्य संख्या होगा, या फिर उसको हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? ये थ्योरम यही कहता है कि एक से बड़ी जितनी भी संख्या है, एक से बड़ी यानी 2 3 4 5 6, इस तरह जितनी सारी भी संख्या है, एक से बड़ी जितनी भी संख्या है, सारी की सारी संख्या या तो, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, या तो वो अभाज्य होगा या फिर वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसको लिखा जा सकता है। जैसे आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है 12। मैंने एक से बड़ा संख्या में अगर बात करूं, मैंने अगर पहले बोल दिया कि 2, 2 क्या है? 2 अभाज्य संख्या। स्क्रीन दे देता हूँ। एक से बड़ी कहा
2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 इस तरह चलता है। थ्योरम क्या कह रहा है? थ्योरम ये कह रहा है कि एक से बड़ी सभी संख्याएं, एक से बड़ी जितनी संख्या होगी या तो अभाज्य होगी या फिर उसे अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यानी एक से बड़ी जितनी भी संख्या होगी, सभी संख्याएं या तो वो अभाज्य संख्या होगी या फिर उसे हम अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एक से बड़ी संख्या मैं मान लेता हूं कि चलो एक संख्या मैं मान लेता हूं 2, मैं मान लेता हूं 2 को। 2 क्या है? 2 अभाज्य संख्या है। 3 की बात करूं, 3 भी अभाज्य संख्या है। 4 की बात करूं, 4 को अभाज्य संख्या 4 नहीं है, लेकिन इसको हम अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। 2 भी अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य संख्या, 2 का स्क्वायर। अगर मैं 5 करूं तो 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। 6 की बात करूं, 6 अभाज्य नहीं है, लेकिन इसको हम अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। 2 गुना 3 लिख सकते हैं, जिसमें 2 भी अभाज्य संख्या और 3 भी अभाज्य संख्या। 7 कहूं तो 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। 8 कहूं तो 8 तो अभाज्य नहीं है, लेकिन 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 भी अभाज्य संख्या, ये भी 2 अभाज्य संख्या, ये भी 2 अभाज्य संख्या, यानी 2 का क्यूब। अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 भाज्य संख्या है, लेकिन इसको भी हम लोग 3 गुना 3, 3 ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, तो अभाज्य गुणनफल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। 10 की बात करूं तो 2 गुना 5, 2 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, तो उसको हम लोग अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह आप कोई भी नंबर, एक से बड़ी जितनी भी नंबर है, जितनी भी जो भी संख्या, जितनी सारी संख्या है, चाहे तो वो अभाज्य होगी। अगर अभाज्य नहीं हुई तो वो उसे हम अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। उसको हम लोग अभाज्य गुणनफल। व्हाट माय पॉइंट? 30 है तो 30 क्या है? एक से बड़ी है, तो 30 भी तो हम लिख ही सकते हैं। तीन सौ साठ, इसको भी हम लिख ही सकते हैं। तो अभाज्य संख्या कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। पहला अभाज्य संख्या 2, और 2 एक एकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है? सम संख्या है, आपको पता होना चाहिए। वरना 2 के अलावा जितनी सारी संख्या अभाज्य संख्या है वो विषम संख्या है। मात्र इकलौती 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य संख्या है। और 2 क्या है? 2 सबसे छोटी संख्या है, छोटी अभाज्य संख्या है, छोटी अभाज्य संख्या। 2 होता है, फिर 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 इस तरह से चलते रहता है। अब एक होता है प्राइम फैक्टर ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड वृक्ष, इसको हम लोग ट्री बोलते हैं। अगर मैं 60 की बात करूं, जैसे यहाँ 60 दिया हुआ है, इस 60 की बात करूं तो 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 30 लिख सकते हैं कि नहीं? अब इस 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 15, और इस 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 5। तो इस आबादी में ट्री कितना होगा? ये वाला 2, लेफ्ट हैंड साइड वाला सारा लेंगे हम, ये 2, ये 3 और ये 5। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, और इसको गुना करेंगे तो फिर लास्ट में यही 60 ही आएगा। 2 दूनी 4 क्या, 12 5 60, इसी को हम लोग बोलते हैं। और 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ये जो आया ये क्या? अभाज्य गुणनफल। जैसे इसमें 2 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, ये 5 भी अभाज्य, इसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड वृक्ष, यानी प्राइम फैक्टर ट्री।
दो भी आया, ये दो बार आया, दोनों आवाज है, ये भी 3 भी आवाज, ये 5 भी आवाज। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 144 का आवाज गुणनखंड निकालें। चलिए हम लोग 144 का आवाज गुणनखंड निकाल लेते हैं। किसका पूछ रहा है हमें? 144 का। एक सौ चवालीस को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 72 या 9। 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 36। इस 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 18। इस 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 9। इस 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3। तो हमें 144 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4। 1 2 3 4 गुना 3 चाहे तो आप उसको इस तरह लिखें या फिर आप इसको 2 का पावर 4 गुना 3 का स्क्वायर इस तरह भी लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर। 2 का पावर 4 2 का पावर 4 गुना 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 के बराबर। ये प्रोसेस मैंने आपको पीछे आपको ब्लैक स्क्रीन पे बताया। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ये आपका 1764 वाला, ये आपका होमवर्क रहा। ये 1764 वाला आपको क्या करना है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये 1764 वाला, इसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट करना है। ठीक है। और हाँ, अभी तक आपने अगर सर्फ क्लासेस को इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करेंगे। अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करेंगे। और इस वीडियो क्योंकि ये बैच कंप्लीटली फ्री है, और आपके वजह से किसी बच्चे का अगर मदद हो रहा है तो आप इस वीडियो को उस बच्चे तक शेयर करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर ही हमारे लिए क्या होता है? मोटिवेशन बनता है। ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा, कि नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लूंगा। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।